रामपुर नाम के गांव में अजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुमन और माँ जया के साथ रहता था। अजय की एक हार्डवेयर की गांव में बहुत बड़ी दुकान थी। उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। घर भी बहुत अच्छा था। अजय को बच्चे बहुत पसंद थे, पर उसकी फूटी किस्मत, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे। वहीं उसकी माँ उसकी पत्नी सुमन को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर अपने बेटे से सुमन को छोड़ने की बात करती थी। अरे अजय बेटे, तू उस मनहूस पान सुमन को छोड़ क्यों नहीं देता? तू एक बार हाँ तो कर दे, फिर देख मैं तेरी कितनी अच्छी लड़की से शादी करवाती हूँ, जो तुझे बच्चा देगी और मोटा दहेज भी लाएगी। नहीं माँ, मैं सुमन को ही अपनी पत्नी मानता हूँ और मैं किसी दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता। अरे मेरे बेटे, मान ले मेरी बात, कहीं देर ना हो जाए। वंश की डोर तेरे ही हाथों में है मेरे लाल। माँ, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अजय वहाँ से चला जाता है। जया बस दांत चबाते ही रह जाती है। तभी उसकी बहू सुमन उसके पास आती है। माँ जी, ये लीजिए आपका गर्म पानी। जया वो पानी लेकर उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, मैंने तुझसे कितनी देर पहले पानी लाने को कहा था, इतनी देर लगती है पानी गर्म करने में? माँ जी, वो गैस खत्म हो गई थी। क्या करती है तू जो इतनी जल्दी गैस खत्म हो जाती है? माँ जी, मैं क्या। चल जा यहाँ से, अपनी मनुष्य से कल लेकर। जब से मेरे घर आई है, एक अच्छी खबर नहीं सुनने को मिली मुझे। सुमन अपने कमरे में जाती है और माता काली के सामने बैठकर रोने लगती है। हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए ना, मैं अब और घुट घुट कर नहीं जी सकती। या तो आप मुझे मार दीजिए या मेरी झोली एक बच्चे से भर दीजिए। कम से कम मुझे ये जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास की बहन उसके घर आती है और दोनों बहनें मिलकर सुमन को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचती हैं। जया बहन, एक लड़की का रिश्ता लाई हूँ, मुखिया की बेटी है और बहुत ही सुंदर है, पर उसके लिए सुमन को रास्ते से हटाना होगा। अरे अंजू, वही तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हटाऊं इसे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना कल हम उसे कुआं पूजन के बहाने ले चले और वहाँ उसे उस कुएं में धक्का दे देंगे, वहाँ से वो आ नहीं पाएगी। अंजू बहुत प्यार से सुमन से बात करती है। अरे सुमन बहू, मुझे तेरे ऊपर बहुत ही तरस आता है बहू। कितने साल हो गए तेरी शादी को, फिर भी तू माँ नहीं बन पाई। मुझे तो बहुत अफसोस होता है। लोग जो तुझे बांझ बांझ कहकर चिढ़ाते हैं, हाँ मौसी जी, इस बात का दुख तो मुझे सबसे ज्यादा है, पर पूरा गाँव मुझे बांझ बांझ कहकर बुलाता है। मेरा घर से बाहर जाने का मन नहीं करता। अरे बहू रोमन, कल तुम मेरे साथ चलना। यही पास के गांव में एक चमत्कारी कुआं है। उस कुएं के जो भी 7 चक्कर लगाता है और सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। अगले दिन फिर अंजू जया सुमन को लेकर उस कुएं पर जाती है। अरे बहू, चक्कर लगाना शुरू करो, आंखें बंद करके लगाना। हाँ ठीक है। सुमन आंखें बंद करके उस कुएं के चक्कर लगाना शुरू करती है कि तभी अंजू जया को इशारा करती है और जया सुमन को कुएं के अंदर धकेल देती है और सुमन कुएं के अंदर जा गिरती है। चल अंजू, मिल गई उस बांझ से मुक्ति। अब मैं अपने बेटे की उसी लड़की से शादी करवाऊंगी जिसे तूने पसंद किया है। वो दोनों खुश होकर घर आ जाती हैं, पर घर पर उन्हें उनकी बहू आराम से बैठी हुई मिलती है। आइए माँ जी, आइए मौसी जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। तू बची कैसे? तुझे तो हमने मार दिया था, कुएं में फेंक दिया था। तभी देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, मेरे होते हुए मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, अब तुम नहीं बचोगी। काली माँ उन दोनों को मारने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ अजय आ जाता है और माँ काली के पैरों में पड़ जाता है और उनसे माफी मांगता है। ठीक है, मैं माफ कर देती हूँ, पर अगली बार से मेरी बेटी पर कोई आंच भी आई तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। और बेटी, तू जल्दी ही एक बेटे को जन्म देगी, उसके बाद तुझे कोई भी बांझ नहीं कहेगा। ऐसा कहकर देवी काली अंतर्ध्यान हो जाती हैं और कुछ महीनों बाद सुमन एक बेटे को जन्म देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भर कर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों, ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है,
अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है। हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है, तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना, अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके दो और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज, टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो, पकड़े गए ना। आखिर नकल में भी अकल चाहिए, जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। भद्रापुर गांव के जंगल में कालू रहता था। वो बहुत ही लालची था। कालू किसी की भी खुशहाली देखकर खुश नहीं होता था और जो कोई भी दुकान खोलता उसके मुकाबले वो उसी चीज की दुकान खोल लेता था। इस तरह से वो दूसरों का नुकसान करता था। एक दिन उसकी बहन सुंदरी उसके पास आती है। अरे बहना, कैसी हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? आजकल जंगल में किसी की दुकान अच्छी चल रही है, बताओ, उसका धंधा खत्म कर देंगे। बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई भैया। आजकल तो पीलू चिड़िया की मिठाई की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही है। वो बहुत अच्छा कमा रही है। अच्छा, वो पिद्दी चिड़िया ऐसा कर रही है? चलो तो हम भी मिठाई की दुकान खोलकर उसकी दुकान चौपट कर देते हैं। इस तरह से कालू पीलू की दुकान के सामने एक मिठाई की दुकान खोल लेता है और बहुत ही कम दामों में मिठाइयाँ बेचने लगता है। इससे जंगल के सभी पक्षी उसी के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। पीलू को नुकसान पहुँचने लगता है और उसकी दुकान में भीड़ कम हो जाती है। मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सस्ती मिठाइयाँ नहीं बेच सकती। क्या करूँ? ये कालू तो बहुत ही बदमाश है, मेरी दुकान बंद करवा देगा ये। पीलू बहुत दिनों तक रास्ता निकालने की जुगाड़ में लगी रहती है। एक दिन उसे एक आइडिया आता है। मैं चॉकलेट से बने खिलौने बेचूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अपने घर में चॉकलेट के खिलौने बनाने लगती है। इसके बाद से तो उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग जाती है और बच्चे उसकी दुकान से चॉकलेट खिलौने खरीदने लगे। पीलू फिर मुनाफा कमाने लगती है। अरे कालू भैया, ये तो फिर से मुनाफा कमाने लगी, अब हम क्या करेंगे? तो कालू कहता है, सुंदरी, ये जो भी करे हम उसकी कॉपी करेंगे। इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? मैं खिड़की से पीलू का चॉकलेट से खिलौने बनाने का तरीका देख लूंगी
और फिर हम दोनों भाई बहन चॉकलेट के खिलौने बेचा करेंगे। इस तरह से पीलू के घर के बाहर पेड़ में सुंदरी बैठ जाती है और उस पर नजर रखती है। पीलू अपने घर आती है और प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल देती है। ये देखकर सुंदरी चौंक जाती है। कालू भैया, पीलू तो प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल रही थी और लोग उनको खरीद खरीद कर खा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम भी यही करते हैं। जब लोग प्लास्टिक खाना पसंद कर रहे हैं तो हमें क्या। सही बात है, हमें तो मुनाफे से मतलब है। और कालू अब से चॉकलेट के खिलौने बेचने लगा। पीलू से सस्ता होने के कारण उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग गई। लेकिन 2 दिन बाद उसकी दुकान में लोगों की भीड़ आ जाती है और उसे घेर लेती है। अरे आप सब गुस्से में क्यों हैं? तो बबली कहता है, गुस्से में क्यों नहीं रहेंगे, तुम मिठाई के नाम पर हमारे बच्चों को प्लास्टिक खिला रहे हो। तभी टिल्लू कहता है, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हरिया कहता है, अब हम तुम्हारी हड्डी पसली ये कर देंगे कालू। इसके बाद कालू की बहुत बुरी तरह से वो लोग पिटाई कर देते हैं। पीलू कहती है, कालू तुम बहुत होशियार बन रहे थे ना। मैं सिर्फ प्लास्टिक के खिलौनों को शेप के लिए उपयोग करती थी, उसके बाद खिलौनों को चॉकलेट से निकाल देती थी। तुम चोर हो, तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद से कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। वृंदावन नगर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। हर रोज उन्हें अपने हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू भोग में लगाती थी। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये कैसे परीक्षा ले रहे हो हमारी? अभी तो पीलू की शादी भी तो करनी है। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? ये भगवान की ही दया है कि पिताजी की जान बच गई। और रही इनके इलाज की बात, उसके लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे बेसन के लड्डू बनाने आता है। मैं बेसन के लड्डू को घर घर बेचा करूंगी। भगवान का भोग है, सभी को पसंद आएगा ही। बेटी, तू कितनी हिम्मतवान है और तेरी भक्ति कितनी शुद्ध है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे कहाँ से आएगा बेटी? माँ, मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उनका इस्तेमाल कर लूंगी। इसके बाद पीलू बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। हर सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करती है और बाकी के टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू, लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू। ऐसे बेसन के लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। सुंदरी उसके पास जाती है। अरे वाह पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पीलू सुंदरी को लड्डू खिलाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है ये। कितने अच्छे से बेसन को पकाई हो। 1 किलो दे दो, मैं अब पूरे रिश्तेदारों में बांटूंगी कि पीलू कितने अच्छे बेसन के लड्डू बनाती है। थैंक यू सुंदरी दीदी, भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, उन्हें अच्छे लगते तो सबको अच्छे लगेंगे। इस तरह से पीलू के बेसन के लड्डू की बिक्री बढ़ने लगती है। हे कृष्णा जी, आपको लड्डू खिलाते खिलाते मुझे लड्डू बनाना आ गया और आज आपके भोग के कारण ही मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूँ। आपकी जय हो। एक दिन, पीलू, हमने तुम्हारे बेसन के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे 20 किलो लड्डू चाहिए। तो जाबाज को पीलू ऐसे कहती है, जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको 20 किलो लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर एक भी लड्डू खराब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं लड्डू भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती हूँ जाबाज जी, इसलिए लड्डू का खराब होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये पीलू कहाँ से लड्डू बनाने लगी है? पहले तो मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब तो मेरे लड्डू में कीड़े लग रहे हैं। पीलू के बेसन के लड्डू को खराब करना ही होगा, जिससे जाबाज इसको
पेट देगा। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है। तभी कालू एक मिट्टी का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब तुझे कौन बचाएगा पीलू? कालू लड्डू में मिट्टी छिड़काकर भाग जाता है। अगले सुबह पीलू देखती है, अरे मेरी बेसन में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे कृष्ण जी, आपको अब मैं भोग कैसे लगाऊंगी? मुझे जाबाज के ऑर्डर की चिंता नहीं है, मुझे तो आपको लड्डू खिलाने हैं। फिर पीलू रोने लगती है, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। पीलू रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। कृष्णा जी आप इतने प्यार से तुम मुझे लड्डू का भोग लगाती हो, मैं तुम्हारे प्यार के कारण ही आया हूँ। पीलू तुम निश्चिंत होकर बेसन के लड्डू बनाओ। जिसने तुम्हारे नुकसान करने की कोशिश की उसे मैं देख लूँगा। फिर श्री कृष्ण बेसन के ऊपर से हाथ घुमाते हैं और पूरी मिट्टी बेसन से अलग हो जाती है। फिर पीलू भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाकर बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। और अगले दिन, ये लीजिए जाबाज जी आपके बेसन के लड्डू। वाह पीलू, सभी मेहमानों को तुम्हारे लड्डू बहुत पसंद आ रहे हैं। शाबाश, आपसे तुम्हें हमारे घर के हर फंक्शन का ऑर्डर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। पीलू अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि लोग कालू की पिटाई कर रहे हैं। हमें लड्डू के नाम पर मिट्टी खिला रहे हो? ये लो कालू, तो दिल से भी काला है। मेरे बच्चे का तेरा लड्डू खाकर दांत हिल गया। पीलू समझ गई कि उसके घर में आकर किसने मिट्टी मिलाया था। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के कारण पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है और पीलू रोज कृष्णा जी को लड्डू का भोग लगाना जारी रखती है। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब पक्षियों को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो कड़क बोलता है, क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तो टिल्लू कहता है, नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू तुम जाओ और कूली का काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उससे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बंटी पूछता है, पहले फीस जमा करो। तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है, आप मुझे असिस्टेंट रख लो। तो बंटी कहता है, क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तो बंटी बोलता है, तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है तो पहलवान बताता है, क्या बताऊँ मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो टिल्लू बोलता है, मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो पहलवान कहता है, अच्छा
एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ऐसे बंटी कहता है। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप, ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा, चोर उचक्के डॉक्टर बंटी। बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है। सोनापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। पीलू कुछ बकरियों को पालती थी, फिर वो उन बकरियों का दूध बाजार में बेच देती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसको पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। पीलू की बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू, पीलू बेटी, तू इतना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हमारी घर की दशा ऐसे ही है। मैं बूढ़ी भी तुझ पर बोझ हूँ, मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पीलू का मामा हरिया तोता उसके पास आता है। अरे पीलू बेटी, तू ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी तू गरीब ही है। मेरा कहना मान, मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढना होगा, जिससे तुझे भी मुनाफा हो और लोगों को भी नुकसान नहीं हो। तो पीलू कहती है, ऐसा कौन सा तरीका है मामा जी, मुझे बताइए। तो हरिया बोलता है, अभी कुछ दिनों में गांव में मेला लगने वाला है, आसपास के गांव वाले भी आएंगे। इन बकरियों का दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। फिर पीलू पूछती है, लेकिन मैं और बकरियां कहाँ से लाऊं मामा जी? तो हरिया कहता है, नहीं पीलू, नई बकरियां नहीं खरीदनी है, इन्हीं बकरियों को सोने का बनाना है। सोने की बकरियां? पीलू आश्चर्य से पूछती है। फिर हरिया बाजार में से सुनहरा रंग लेकर आता है और उन्हें सोने का पेंट कर देता है। इस तरह से पीलू अब मेले में सोने की बकरियों का दूध कहकर बेचने लगी। मेले में आए लोगों ने महंगे दामों में उन बकरियों का दूध खरीदा और इस तरह से पीलू का लालच और बढ़ गया। वो घमंडी हो गई और बहुत अमीरी भरी जिंदगी जीने लगी। बंटी कबूतर उस गांव में गाय का दूध बेचता था। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इस पीलू के ऊपर किसी साधु महात्मा ने कृपा की है, जिससे उसकी बकरियां सोने की हो गई है, लेकिन मेरी गाय तो नॉर्मल है। काश मेरा ऊपर भी वो साधु महात्मा कृपा कर दे, नहीं तो मुझे मेरा दूध का काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे बंटी सोचता है। एक दिन पीलू बंटी के सामने से जाती है। देखो बंटी भैया, आपकी दूध की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा करो कि मुझे ये गाय बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम कहीं मजदूरी कर लेना। तो बंटी बोलता है, अरे ये मेरा खानदानी काम है, ऐसे कैसे बेच दूं इसे? सोच लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। पीलू के जाने के बाद बंटी परेशान हो जाता है। ऐसे ही बंटी अपनी गायों को पानी से नहला रहा था, तभी पीलू उसके घर के पास से बड़ी शान
के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए निकली। कोई मेरी इन सुनहरी बकरी को ना चुरा ले, नहीं तो साधु महात्मा का श्राप लगेगा। और बंटी भैया, तुम सोचे कि नहीं अपनी गाय बेचने के बारे में? भूखे मर जाओगे भूखे। इस तरह से पीलू के चिढ़ाने पर बंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ पानी के पाइप का मोड़ देता है। फिर सुनहरी बकरियों पर वो पानी गिरता है और उनका सुनहरा रंग धुलकर निकल जाता है। पूरे जंगल वाले इसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू की सुनहरी बकरियों का रंग उतर गया? पीलू ने पूरे गांव को मूर्ख बनाया है। इसने अपनी बकरियों को सोने के रंग से पेंट कर दिया और सोने की बकरी का दूध बताकर बेच रही थी। ये सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर पीलू की पिटाई कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई वरदान नहीं मिला था, मैंने आप सबको ठगा है। अब मैं आप सबको पैसे वापस कर दूंगी। ऐसे पीलू बोलती है। इस तरह से पीलू को उसके लालच का फल मिल जाता है और बंटी की ईमानदारी के कारण उसकी दुकान अब बहुत ज्यादा चलने लगती है। सभी पक्षी अब उसकी दूध की दुकान से ही दूध लेते थे। अब बंटी खुशी खुशी रहने लगता है।